सो नॉर्थ अमेरिका की शुरुआत करते हैं। नॉर्थ अमेरिका में हम दो कंट्री पढ़ेंगे, यूएसए एंड कनाडा। ठीक है, मैक्सिको इज पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका बट मैक्सिको इज पार्ट ऑफ लैटिन अमेरिका, राइट। मैक्सिको इंडस्ट्रीज के लिए हमें जाननी जरूरी नहीं है, इसीलिए हम उसको स्टडी नहीं करेंगे। सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका की हम फिजिकल ज्योग्राफी को स्टडी करेंगे। वेस्टर्न साइड से उसे स्टडी करना स्टार्ट करना चाहिए। वेस्टर्न साइड से यहाँ पे माउंटेनियस रीजन स्टार्ट होता है, ऊपर से लेके अलास्का रेंज, कोस्ट माउंटेन्स जैसे सियरा नेवाडा और सियरा माद्रे, ये पूरी वॉल्केनिक माउंटेन चेन है। उसके बाद है यहाँ पे रॉकी माउंटेन्स, राइट। रॉकी माउंटेन्स और ये कोस्ट सियरा नेवाडा ये ज्योग्राफिकली डिफरेंट है, राइट। ये सियरा नेवाडा कोस्ट माउंटेन्स रॉकी माउंटेन्स का पार्ट नहीं है। ये हम पूरी जियोलॉजी थोड़ी देर में पढ़ते हैं। वेस्टर्न इन माउंटेनियन रीजन्स के इमीडिएटली अगर हम ईस्टर्न साइड पे देखें तो बड़े सा प्लेन है, इसे ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका कहते हैं, जो एक्चुअल में है टेम्परेट ग्रासलैंड प्रेरी रीजन, राइट। उसके बाद और ईस्टर्न साइड पे जाएंगे तो यहाँ पे ग्रेट लेक्स है, ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है, ग्लेशियल लेक्स है और वन ऑफ द लार्जेस्ट वाटर बॉडी है, फ्रेश वाटर बॉडी। उसके ऊपर है कनाडा का कैनेडियन शील्ड, लॉरेंस शील्ड प्लेट्यू है, लैब्राडोर प्लेट्यू। शील्ड रीजन मैंने पहले बताया, शील्ड या क्रेटोनिक रीजन बल्कि सबसे स्टेबल रीजन होता है, यानी कि ऐसे माउंटेनियस या प्लेटू का इरोजन होने के बाद जो ग्रेनाइट होता है वो एक्सपोज हो जाता है, राइट। तो ऐसे रीजन को शील्ड रीजन कहते हैं। उसके बाद है यहाँ पे अपैलाचियन माउंटेन्स, सबसे ईस्टर्न मोस्ट साइड पे अपैलाचियन माउंटेन, वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन, राइट। जैसे कि अरवली, यूराल्स और नॉर्वे का हमने जोलन माउंटेन्स देखे, वैसे बहुत ही ओल्ड माउंटेन रेंज है अपैलाचियन माउंटेन्स ऑफ यूएसए। यूएसए की फिजिकल ज्योग्राफी, कोस्ट रेंज, ऊपर कास्केड रेंज, नीचे है सियरा नेवाडा। रॉकी माउंटेन्स और कास्केड सियरा नेवाडा के बीच में है दो प्लेट्यू। नदर्न साइड पे कोलंबिया स्नेक प्लेट्यू, वहां पे कोलंबिया स्नेक रिवर पास होती है। नीचे पास होती है रिवर कोलोराडो और इसलिए यहाँ पे प्लेट्यू है कोलोराडो प्लेट्यू। कोलोराडो प्लेट्यू और कोलंबिया प्लेट्यू के बीच में एक बेसिन रीजन है, यानी कि फ्लैट रीजन है, उसे कहते हैं ग्रेट बेसिन रीजन। उसके बाद ईस्टर्न साइड पे रॉकी माउंटेन, फिर एक ग्रेट प्लेन्स या प्रेरी रीजन। प्रेरी रीजन में पास होती है यूएसए की सबसे बड़ी रिवर सिस्टम, मिसूरी मिसिसिपी रिवर सिस्टम, राइट। और उसके बाद यहाँ पे अपैलाचियन सिस्टम और उसके नॉर्थ में ग्रेट लेक्स रीजन। मुझे यूएसए की फिजिकल ज्योग्राफी, सॉरी इससे पहले हम दो और रीजन देख लेते हैं। यूएसए के टोटल 50 स्टेट्स हैं, उसमें से 49 स्टेट है अलास्का और 50 स्टेट है हवाई। अलास्का की फिजिकल ज्योग्राफी देखें, नॉर्थ में ब्रुक्स रेंज और सदर्न साइड से पास होती है अलास्कन रेंज। यहाँ पे माउंट मैककिनली जो नॉर्दर्न अफ्रीका का सबसे हाईएस्ट पीक है। अलास्का का पहले कैपिटल था एंकरेज, लेकिन अब नया कैपिटल है जुनेव। हवाईन आइलैंड्स, राइट, और वोल्केनिक आइलैंड्स, उसका कैपिटल है यहाँ पे होनोलुलु। माउंटेन्स ऑफ यूएसए, जो वेस्टर्न साइड के माउंटेन्स और ईस्टर्न साइड के माउंटेन्स। ईस्टर्न साइड में अपैलाचियन माउंटेन्स हम चाहते हैं, वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन सिस्टम, राइट। आज ये सोर्स है, मेजर सोर्स ऑफ कोल इन यूएसए, राइट। बोथ बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट के कोल अपैलाचियन माउंटेन से पाए जाते हैं। और यूएसए में इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत की वजह भी सबसे बड़ी वजह थी कोल मिलने वाला, जो कोल मिला यहाँ से अपैलाचियन माउंटेन से, राइट। ये यूएसए में इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की सबसे बड़ी वजह थी। आयरन और ग्रेनाइट और फॉरेस्ट के रिसोर्सेज यहाँ से मिलता है। अब मैं कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहती हूँ वेस्टर्न कॉर्डिलेरास ऑफ यूएसए। सारी वेस्टर्न, यहाँ पे वेस्टर्न साइड पे जो जियोग्राफिकल फीचर्स है किसी एक ओरोजेनी से नहीं बने। ओरोजेनी यानी किसी एक जियोग्राफिकल इवेंट जिसकी वजह से माउंटेन बनता है या जिसकी वजह से बहुत ही बड़ी कोई चेंजेस आती है टॉपोग्राफी में, इसी प्रोसेस को ओरिजिनी कहते हैं। कोस्ट रेंज, कास्केड रेंज, सियरा नेवाडा, कोलंबिया स्नेक प्लेट्यू, ग्रेट बेसिन, कोलोराडो प्लेट्यू एंड रॉकी माउंटेन सिस्टम, ये सभी माउंटेनियस फीचर या सभी ज्योग्राफिकल फीचर्स के लिए अलग अलग रीजंस मौजूद हैं। 3 पार्ट में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। ओशन कॉन्टिनेंटल प्लेट के कोलिजन की वजह से कुछ फीचर बने, कुछ फीचर्स ओशन कॉन्टिनेंटल ट्रांसवर्स बाउंड्री से बने और कुछ फीचर्स हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म से बने। हिस्ट्री से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है उसे आप समझिए नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, और कुछ टाइम पहले अराउंड 65 मिलियन ईयर्स अगो यहाँ पे ओशनिक प्लेट थी, इसे फरालोन ओशनिक प्लेट कहता है। फरालोन ओशनिक प्लेट का ईस्टवर्ड साइड पे मूवमेंट चालू थी, यानी कि फरालोन ओशनिक प्लेट
लैंड ओशनिक या कॉन्टिनेंट ओशनिक प्लेट नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के नीचे सबडक्ट हो रही है, ईस्टवर्ड साइड मूव कर रही थी और ये सबडक्ट हो रही, तो उसके सबडक्ट होने की वजह से मेल्टिंग होगा और यहाँ पे नॉर्थ अमेरिकन के कोस्टल साइड पे वॉल्केनिक माउंटेन चेन बनी और इसे कहते हैं रॉकीज। उसके साथ साथ यहाँ पे बेसिन रेंज टोपोग्राफी बनी। बेसिन रेंज टोपोग्राफी ने बहुत सारी फॉल्ट्स का क्रिएट हुआ, राइट, फॉल्ट होना फिर बेसिन, फॉल्ट फिर बेसिन, इस तरह के बहुत सारी फॉल्ट और वॉल्केनिज्म एक्टिविटी उस दौरान यहाँ पर हुई। फिर हुआ कि धीरे धीरे ये पूरी फरालोन प्लेट नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के लिए सबडक्ट होते होते पूरी ऑलमोस्ट कंप्लीटली सबडक्ट हो गई, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई और उसके जगह पे आ गई पैसिफिक प्लेट। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड से कि ये पूरी ब्लू रीजन में आप देख सकते हो पूरी फरालोन प्लेट थी और थोड़ा सा पोर्शन यहाँ पे पैसिफिक प्लेट का था, लेकिन ईस्टवर्ड जाते जाते ये पूरी प्लेट कंज्यूम हो गई और आज इस जगह पे पूरी पैसिफिक प्लेट आ चुकी है, राइट। अब ये होता था कि फरालोन प्लेट थी वो ईस्टर्न साइड पे मूव कर रही थी, यानी नॉर्थन अमेरिकन प्लेट के नीचे मूव कर रही थी, लेकिन उसके जगह पे आने वाली पैसिफिक प्लेट वो ईस्टर्न साइड पे मूव नहीं कर रही है, वो नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे मूव कर रही है। और अगर हम देखें तो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट भी साउथ वेस्टर्न साइड पे मूव कर रही है, यानी दोनों पैरेलली मूव कर रहे हैं। एक प्लेट नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे जा रही है और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट साउथ वेस्टर्न साइड पे जा रही है और इसीलिए यहाँ पे क्रिएट होगी ट्रांसवर्स बाउंड्री, राइट। ट्रांसवर्स बाउंड्री की वजह से यहाँ पे कैलिफोर्निया में क्रिएट हुई है सैन एंड्रियास फॉल्ट। उसके बाद फरालोन प्लेट ऑलमोस्ट कंज्यूम हो चुकी है, लेकिन उसका एक टुकड़ा अभी भी बचा है, उसे जुआन दे फुका प्लेट कहते हैं। जुआन दे फुका प्लेट आज मौजूद है यूएसए और कनाडा के बीच में जो बॉर्डर है, राइट, यहाँ पे एक वैंकूवर आइलैंड है, उसके अराउंड जुआन दे फुका प्लेट आज भी एग्जिस्ट करती है और वो अपनी पेरेंट प्लेट की तरह ईस्टर्न साइड पे सबडक्ट हो रही है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के नीचे। तो इसकी वजह से आज भी यहाँ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिकन प्लेट पे आज भी यहाँ पे वोल्केनिज्म जो है एक्टिविटी चालू है, यानी कि कोस्ट रेंज, कास्केड रेंज, इन सभी वोल्केनिज्म यहाँ पे एक्टिव है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ओशन रीजन में यहाँ पे दोनों डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री है। पैसिफिक प्लेट इस तरफ, जुआन दे फुका प्लेट ईस्टर्न साइड पे मूव कर रही है, यानी कि यहाँ पे मिड ओशनिक रीच है और मिड ओशनिक रीच में और भी ज्यादा पुश होने की वजह से और भी ज्यादा जुआन दे फुका प्लेट स्पीड में नॉर्थ अमेरिका के नीचे सबडक्ट हो रही है और इसीलिए यहाँ पे आज भी वोल्केनिज्म एक्टिव है, राइट। सबडक्शन हो रहा है वोल्केनिज्म और इसे कास्केड रेंज हमने देखा, कोस्ट रेंज, इन सभी चीजों पे अभी भी एक्टिव वोल्केनिज्म पाया जाता है। सियरा नेवाडा जो सदर्न साइड पे माउंटेन रेंज है उसका राइजिंग होना 120 to 80 मिलियन ईयर्स पहले चालू हो गया था, लेकिन लास्ट 5 मिलियन ईयर्स में उसमें अचानक से बहुत ही ज्यादा उसकी हाइट बढ़ी है। तीसरी वजह हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म। हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म हम पढ़ चुके हैं, वो डायरेक्टली मेंटल में से उसकी प्लूम जो है वो ऊपर प्लेट तक आती है, राइट। उसके पीछे प्लेट टेक्टोनिक्स जो है वो वर्क नहीं करता। यूएसए में हम एक जगह जानते हैं येलोस्टोन नेशनल पार्क, यस, जहाँ पे गीजर, उसके हॉट वाटर गीजर के लिए जाना जाता है, वो रीजन पूरा हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म से वजह से बना है। कोलंबिया स्नेक प्लेटू की जो मैंने बात की वो एक लावा प्लेटू है जो इस हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म से निकलने वाले लावा से बना है। जैसे हमारा डेक्कन लावा प्लेटू बना है, राइट, जो रियूनियन आइलैंड के पास से हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म हुआ था और हमारा डेक्कन प्लेटू बना था, वैसे ही यहाँ पे यूएसए में अराउंड 70 to 6 मिलियन ईयर्स अगो हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म स्टार्ट हुआ और पूरा लावा प्लेट्यू बन गया, जिसे कोलंबिया स्नेक प्लेट्यू कहते हैं, राइट। और येलोस्टोन नेशनल पार्क भी अराउंड आज भी हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म जो है वो एक्टिव है। और हम जानते हैं कि हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म की जो प्लूम होती है वो हमेशा स्टेशनरी होती है, लेकिन प्लेट उसके ऊपर से मूव करती है, राइट। और इसकी वजह से हमें हमेशा पता चलता है कि प्लेट किस डायरेक्शन में जा रही है, राइट। यहाँ पे वोल्केनिज्म की डायरेक्शन इस तरह से नॉर्थ ईस्ट की साइड पर है और इसीलिए पता चला कि नॉर्थ अमेरिकन प्लेट सदर्न वेस्टर्न साइड पे जा रही है, राइट, क्योंकि वोल्केनिज्म स्टेशनरी रहेगा, प्लेट इस तरह से मूव करेगी, जिस डायरेक्शन में वो मूव होगी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में वोल्केनिज्म बनता जाएगा। तो इस वोल्केनिज्म की वजह से पता चला है कि यूरोप नॉर्थ अमेरिकन जो प्लेट है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो ये सारे मैंने बताया कि किस तरह से कुछ रेंज जैसे कोस्ट रेंज एंड कास्केड रेंज वोल्केनिज्म में कैसे बनी, राइट। कोलंबिया स्नेक प्लेट्यू वो हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म से बना है। कोलोराडो प्लेट्यू वो रॉकीज माउंटेन के साथ बना है, राइट। रॉकीज माउंटेन में जिस तरह से यहाँ पे वोल्केनिज्म स्टार्ट हुआ उसी दौरान यहाँ पे भी, क्योंकि सियरा नेवाडा की भी ओरिजिन स्टार्ट हुई थी, उसमें बीच का ये लैंड कोलोराडो प्लेट्यू अपलिफ्ट हो गया,
राइट, और उसकी वजह से ये पूरा रीजन बना। इनके कुछ इकोनॉमिकली क्या क्या रिसोर्सेस मिलते हैं, सियरा नेवाडा से गोल्ड, फोल्ड माउंटेन रीजन है सियरा नेवाडा, वोल्केनिज्म, और आज भी सियरा नेवाडा जो अपलिफ्ट हो रहा है लाइक हमारा हिमालय। कास्केड रेंज, ये नॉर्दर्न साइड पे कास्केड रेंज है, वो आज पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का पार्ट है, राइट। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर हम जानते हैं जहां पे वोल्केनिज्म आज एक्टिव है, वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का पार्ट है। पोटेशियम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके जो वॉल्केनिक रॉक्स है उसमें पोटेशियम का कंटेंट ज्यादा है। इसके अलावा ये जियोथर्मल पावर के लिए भी कास्केड रेंज इंपॉर्टेंट है। रॉकीज की बात करें, रॉकीज यंग फोल्ड माउंटेन है, राइट। कॉपर, गोल्ड, लीड, सिल्वर, जिंक, टंगस्टन, ये सारे रिसोर्सेज रॉकीज में से पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ यूएसए, नॉर्दर्न वेस्टर्न साइड से चालू करेंगे तो ऊपर है कोलंबिया रिवर, हमने अभी देखा कोलंबिया, और उसकी ट्रिब्यूटरी है स्नेक, कोलंबिया स्नेक रिवर सिस्टम, नीचे रिवर कोलोराडो। एक है रिवर रियो ग्रांडे जो यूएसए और मैक्सिको के बीच में इंटरनेशनल बॉर्डर क्रिएट करती है। उसके बाद यूएसए के सबसे इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम मिसिसिपी एंड मिसिसिपी मिसोरी रिवर सिस्टम, और उसके बाद यहाँ पे छोटी सी रिवर है रिवर हडसन जिसमें न्यूयॉर्क लोकेटेड है, राइट। और एक इंपॉर्टेंट रिवर जो यहाँ से यूएसए से निकलती तो है लेकिन वो ज्यादातर पास होती है कनाडा में, हम ज्यादातर उसे कनाडा में पढ़ेंगे, सेंट लॉरेंस रिवर। कोलंबिया स्नेक रिवर से स्टार्ट करें, कनाडा में से ये निकलती है, राइट, और नॉर्दर्न साइड से उसकी एक ट्रिब्यूटरी आती है स्नेक, राइट। ये बहुत ही ज्यादा रैपिड्स हैं यहाँ पे इस वाटरफॉल से, इसलिए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए जानी जाती है। ग्रांड कुली डैम इस रिवर पे लोकेटेड है। इंपॉर्टेंट सिटी यूएसए की पोर्टलैंड सिटी, सालेम सिटी इस रिवर पे लोकेटेड है। कोलोराडो रिवर यहाँ पे कोलोराडो स्टेट में से निकलती है। ये पूरी रिवर एक प्लेट्यू रीजन से पास होती है, राइट, कोलोराडो प्लेट्यू रीजन से पास होती है, और जो भी रिवर इस तरह से प्लेट्यू में से पास होती है वो हेडवर्ड इरोजन करती है, और इसकी वजह से फीचर बना है ग्रांड कैनियन, राइट, जो मैं उसका फोटो भी आपको फिजिकल ज्योग्राफी में दिखा चुकी हूँ। तो ये यहाँ पे ग्रांड कैनियन इस रीजन में क्रिएट करती है। यहाँ पे कुछ डेजर्ट्स भी लोकेटेड है। यहाँ पे उसकी एक ट्रिब्यूटरी लिटिल कोलोराडो के पास पेंटेड डेजर्ट है, और उसके माउथ के पास डेजर्ट है, रिवर के गिला है उसकी ट्रिब्यूटरी, वहां पे सोनोरन डेजर्ट। अब सोचिए ये प्लेट्यू रीजन में से पास होती है, इसीलिए इसके सराउंडिंग रीजन में डेजर्ट है, राइट। क्योंकि प्लेट्यू में अगर रिवर हेडवर्ड इरोजन करती है तो उसका बेसिन बहुत ही नीचे होता है, राइट। उसके वाटर बेसिन या उसके ग्राउंड वाटर में जो भी अपलिफ्टमेंट होता है उसके प्लेट्यू या रेस रीजन में वो वाटर मिल नहीं पाता, और इसलिए यहाँ पे डेजर्टिक रीजन डेवलप हुए, पेंटेड डेजर्ट, सोनोरन डेजर्ट। इसके अलावा यहाँ पे एक डैम है ग्रांड कैनियन के पास, उसके ऊपर डैम बनाया गया हुअर डैम, और लेक मिड, लास वेगस इस लेक मिड के पास लोकेटेड है। मिसिसिपी मिसूरी रिवर सिस्टम यूएसए की सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी रिवर सिस्टम। इस पूरे रीजन में टेम्परेट ग्रासलैंड, प्रेरी लोकेटेड है, राइट, और इसीलिए इस रिवर का इंपॉर्टेंस उसकी इरिगेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, व्हीट कल्टीवेशन और एनिमल रेयरिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारी सिटीज इसकी इंपॉर्टेंट सिटीज पे लोकेटेड है, पिट्सबर्ग, मेम्फिस, सेंट लुइस, राइट। पेट्रोलियम इसके माउथ में से या गल्फ ऑफ मैक्सिको में से जो पेट्रोलियम मिलता है वो ज्यादातर इसके माउथ के अराउंड है। हडसन रिवर यहाँ पे ग्रेट लेक्स रीजन के पास न्यूयॉर्क स्टेट है, उसके अंदर से उसके यहाँ से ओरिजिन होता है हडसन स्टेट का, हडसन रिवर का, और हडसन रिवर पास होती हुई यहाँ पे लॉन्ग आइलैंड है, उसके वेस्टर्न टिप के अराउंड ये मर्ज होती है अटलांटिक सी में। न्यूयॉर्क स्टेट में से निकलती है, और यहाँ पे लॉन्ग आइलैंड के वेस्टर्न साइड पे न्यूयॉर्क सिटी, और न्यूयॉर्क सिटी और उसके मेनली रीजन के सामने है न्यू जर्सी। न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क के बीच में से हडसन रिवर पास होती है। थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए कैसे न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के बीच में से हडसन रिवर पास होती है। अब यहाँ से देख सकते हैं ऊपर से आती हुई हडसन रिवर यहाँ पे अटलांटिक सी में मर्ज हो जाती है। यह पूरा वेस्टर्न पोर्शन ऑफ लॉन्ग आइलैंड, न्यूयॉर्क सिटी पूरे लॉन्ग आइलैंड पे लोकेटेड नहीं है, सिर्फ उसके वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है। ये जो पूरा येलो रीजन है वो पूरा न्यूयॉर्क सिटी है। उसके 5 रीजन है इंपॉर्टेंट, ये स्टेटन आइलैंड, वेस्टर्न ये जो पूरा रीजन है लॉन्ग आइलैंड का, वहां पे ब्रुकलिन और क्वींस, और यहाँ पे एक आइलैंड है मैनहट्टन, और ऊपर है ब्रॉन्क्स। इन सभी रीजन यानी स्टेटन, ब्रुकलिन, क्वींस, ब्रॉन्क्स और मैनहट्टन से बनता है न्यूयॉर्क सिटी। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैनहट्टन आइलैंड के सामने है हडसन रिवर, उसको क्रॉस करेंगे तो सामने आएगा न्यू जर्सी। तो दिस इज हाउ द हडसन इज बिटवीन न्यू जर्सी एंड न्यूयॉर्क।
एक और एक इम्पॉर्टेंट जोग्राफिकल फीचर और इकोनॉमी के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन यूएसए का ग्रेट लेक्स रीजन। ये लेक्स के नाम आपको वेस्ट टू ईस्ट याद होनी चाहिए, वेरी बेसिक थिंग। लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरॉन, लेक एरी एंड लेक ओंटारियो। नियाग्रा फॉल इज बिटवीन लेक एरी एंड लेक ओंटारियो। लेक सुपीरियर और लेक ह्यूरॉन को कनेक्ट करती है रिवर सेंट मैरी, और लेक ह्यूरॉन को लेक एरी से कनेक्ट करती है। लेक एरी और लेक ह्यूरॉन के बीच में छोटा सा लेक है, इसे सेंट क्लेयर लेक कहते हैं। सेंट क्लेयर लेक और लेक ह्यूरॉन को कनेक्ट करते हैं सेंट क्लेयर रिवर, और फिर सेंट क्लेयर लेक को लेक एरी से कनेक्ट करते हैं डेट्रॉइट रिवर। डेट्रॉइट सिटी इज लोकेटेड ऑन दिस रिवर। फिर एरी को यहाँ पे वैसे नेचुरली ये एरी ओट्रांटियो से कनेक्ट होता है, उसमें बहुत सारी कैनाल्स भी बनेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कैनाल है बेलांट कैनाल। ये कैनाल एक्चुअली नियाग्रा फॉल को जो है बाईपास करने के लिए बनेगी, क्योंकि नेविगेशन यानी सुपीरियर लेक से आने वाले सारे शिप को अगर अटलांटिक सी में एक्सेस करना है तो वाटरफॉल को बाईपास करना पड़ेगा, राइट। तो इसके लिए स्मूथली ये सारे शिप्स पास हो सके, इसलिए बेलांट कैनाल बनाई गई है जो एरी और ओंटारियो को कनेक्ट करती है। और ओंटारियो में से निकलती है रिवर सेंट लॉरेंस रिवर, राइट। ये सारे लेक्स की जो आप नॉर्दर्न साइड में बाउंड्री देखते हैं, राइट, इवन सेंट लॉरेंस रिवर, ये सारी इंटरनेशनल बाउंड्री है बिटवीन यूएसए एंड कनाडा। सेंट लॉरेंस रिवर उस ग्रेट लेक्स रीजन के अराउंड बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियलिस्ट सेंटर है यूएसए और कनाडा के, वो हम आगे देखेंगे। ग्रेट लेक्स रीजन का इंपॉर्टेंस, सबसे पहले ये ग्लेशियर लेक्स है, राइट। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर सिस्टम है ये। टुडे दे होल्ड 1/5 ऑफ द अर्थ सरफेस फ्रेश वाटर। ड्रिंकिंग वाटर का सोर्स, इरिगेशन, नेविगेशन, ट्रांसपोर्ट, सल्फाइड और आयरन माइनिंग। इसके यहाँ पे डुलूथ के यहाँ के नॉर्थ में मेसाबी रेंज है आयरन माइनिंग के लिए, और सल्फाइड के रिसोर्सेज भी मिलते हैं उसके पेरिफेरी। कुछ डेजर्ट्स देखते हैं यूएसए के। कैलिफोर्निया और मैक्सिको के अराउंड डेजर्ट्स पाए जाते हैं। सबसे पहले ऊपर है ग्रेट बेसिन डेजर्ट, नीचे मोहावे डेजर्ट, एंड देन सोनोरन डेजर्ट, और ये चिहुआहुआ डेजर्ट। चिहुआहुआ डेजर्ट का मोस्ट पोर्शन जो है वो मैक्सिको में, राइट, वेरी लिटिल इन द यूएसए, लेकिन मोहावे एंड सोनोरन डेजर्ट इज इम्पोर्टेंट। इससे मैंने पहले बताया यूएसए के 50 स्टेट्स हैं, उसके कुछ 9 टाइम जोन्स हैं यूएसए के अंदर। उसका पॉलिटिकल मैप है, कुछ स्टेट्स के नाम हमें याद होना जरूरी है। जैसे जैसे इकोनॉमी हम पढ़ेंगे तो हम इस सारे स्टेट्स के बारे में जो है वो नाम याद रखने का प्रयत्न करेंगे। क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ यूएसए। सबसे पहले अगर मैं वेस्टर्न साइड से स्टार्ट करूं, राइट, तो कैलिफोर्नियन स्टेट ऑलमोस्ट मेडिटेरियन क्लाइमेट के अंडर में। उसके ऊपर के 2 स्टेट्स ब्रिटिश टाइप के क्लाइमेट के अंडर में, राइट। मेडिटेरियन क्लाइमेट यानी वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन, ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन। उसके बाद यहाँ पे ट्रॉपिकल डेजर्ट, जैसे हमने देखा सोनोरन डेजर्ट, मोहावे डेजर्ट। उसके बाद हाईलैंड, पूरी रॉकी, सियरा नेवाडा, ये सारी माउंटेनियस रेंज। उसके ईस्टर्न साइड पे टेम्परेट ग्रासलैंड, पेरी, राइट। फिर उसके बाद 2 रेंज, नीचे है गल्फ टाइप क्लाइमेट और ऊपर है लॉरेंशियन टाइप क्लाइमेट। गल्फ टाइप या चाइना टाइप यानी कि वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन, लॉरेंशियन कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट। तो ये क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ यूएसए। क्लाइमेटिक रीजन पता होंगे तभी हम उसके एग्रीकल्चर के टाइप्स के बारे में जान सकेंगे। मेडिटेरियन रीजन कैलिफोर्निया में, राइट, साइट्रस फ्रूट कल्टीवेशन, उसकी ऑरेंज, सनकिस्ट ऑरेंज फेमस है। वाइन मेकिंग, विटिकल्चर, राइट। इंपॉर्टेंट सिटी सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस। ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट में 2 स्टेट्स आते हैं यूएसए के, ओरेगॉन एंड वॉशिंगटन। ये क्लाइमेट ऊपर कनाडा में भी जाएगा, राइट। रेनफॉल यहाँ पे वेस्टर्ली से आएगा। सॉफ्टवुड ट्रीज इन प्योर स्ट्रैंड, ये रीजन में सॉफ्टवुड कॉनिफरस ट्रीज होने की वजह से लंबरिंग इंडस्ट्री यहाँ पे फेमस है। प्रेरी रीजन, यहाँ पे बीच के सारे 2 स्टेट्स, 2 रो है स्टेट्स की, सारे रीजन में प्रेरी रीजन है। और कनाडा के ऊपर जाएंगे तो कनाडा में भी 3 स्टेट्स हैं जो इस प्रेरी रीजन के अंडर में आते हैं। मोंटाना, व्योमिंग, कोलोराडो, न्यू मैक्सिको, ओक्लाहोमा, कैंसास, नेब्रास्का, नॉर्थ एंड साउथ डकोटा, ये सारे स्टेट प्रेरी स्टेट्स में आएंगे। टेम्परेट ग्रासलैंड है, और हम जानते हैं टेम्परेट ग्रासेस आर नोन फॉर व्हीट कल्टीवेशन एंड एनिमल रेयरिंग, राइट। न्यूट्रिशियस ग्रास और फ्लैट प्लेन्स है यहाँ पे। गल्फ टाइप क्लाइमेट यानी ये साउथ ईस्ट का क्लाइमेट, लुइसियाना, आर्कांसास, टेनेसी, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, अल्बामा, जॉर्जिया, मिसिसिपी एंड फ्लोरिडा, ये सारे स्टेट गल्फ स्टेट में आते हैं।
गल्फ स्टेट या चाइना टैप में, अगर गल्फ स्टेट और चाइना टैप में डिफरेंस है कि चाइना टैप में ज्यादा टेम्परेचर ठंडा है, लेकिन यूएसए का गल्फ टैप में ज्यादा वार्म टेम्परेचर है। और उसका रीजन एक ओशनिक करंट, गल्फ करंट। गल्फ करंट जो वार्म करंट है वो यहाँ से गल्फ ऑफ मैक्सिको से थ्रू पास होता है और उसकी वार्मिंग इफेक्ट की वजह से गल्फ में या इस रीजन में वार्मिंग इफेक्ट रहती है। रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, थंडरस्टॉर्म्स, ये हम आगे देख चुके हैं। लॉरेंशियन टाइप क्लाइमेट यानी ये ग्रेट लेक्स रीजन के सराउंडिंग में जो रीजन है, लॉरेंशियन टाइप क्लाइमेट, ज्यादा कूल टेम्परेचर है यहाँ पे ग्रेट लेक्स रीजन, और यहाँ पे ऊपर के स्टेट को न्यू इंग्लैंड स्टेट्स कहते हैं। रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, लेकिन यहाँ पे भी गल्फ स्ट्रीम की वार्मिंग इफेक्ट की वजह से यहाँ पे वार्मिंग इफेक्ट रहती है। ये रीजन द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज रीजन ऑफ यूएसए, ये हम आगे देखेंगे। यूएसए में एग्रीकल्चर बेल्ट्स और बेल्ट्स की तरह से भी हम इसको याद कर सकते हैं। प्रेरी रीजन जो मिडल में है, राइट, क्योंकि वेस्टर्न साइड पर तो पूरा माउंटेनियस रीजन है। मिडल में यहाँ पे प्रेरी रीजन, इसलिए व्हीट बेल्ट के लिए जाना जाता है। ग्रेट लेक्स के अराउंड कॉर्न बेल्ट की वजह से जाना जाता है। यहाँ पे कॉर्न का क्रॉप प्रिडोमिनेंट है। इसके अलावा सोयाबीन का कल्टीवेशन भी होता है। नीचे गल्फ रीजन कॉटन बेल्ट की वजह से जाना जाता है, कॉटन बेल्ट की तरह। टोबैको कल्टीवेशन भी यहाँ पर होता है। ऊपर एक दो स्टेट्स है, केंटकी एंड वर्जीनिया, वो भी टोबैको कल्टीवेशन के लिए जानी जाती है। और वर्जीनिया टोबैको इज वेरी फेमस टोबैको। कॉटन बेल्ट बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और लार्ज पैमाने पे यहाँ पे कल्टीवेशन होता है। ओहायो, इंडियाना, इलिनॉइस, आयोवा और मिसूरी स्टेट्स इसमें जाने जाते हैं। इंटेंसिव क्रॉप फार्मिंग, लाइफ स्टॉक फार्मिंग, मोस्ट ऑफ द कॉर्न यहाँ पे जो प्रोड्यूस किया जाता है वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए नहीं, लेकिन एनिमल रियरिंग में उसको एनिमल्स को फैटनिंग के लिए यूज किए जाते हैं। और एनिमल रियरिंग में ज्यादातर दो एनिमल्स, हॉग्स यानी पिग्स और पोल्ट्री के फीडिंग के लिए यहाँ पे कॉर्न बेल्ट में कॉर्न उगाया जाता है। ये सारे एनिमल रियरिंग यानी इस रीजन में जो एनिमल रियरिंग होती है, प्रेरी रीजन में एनिमल रियरिंग होती है, उनको ये कॉर्न बेल्ट का कॉर्न फीड किया जाता है, राइट, उनकी फैटनिंग की जाती है। और फिर उनको ग्रेट लेक्स रीजन के अराउंड एक सिटी है मिल्वॉकी, वहां पे उनको भेजा जाता है फॉर स्लॉटरिंग एंड फॉर देयर प्रोसेसिंग। उसके बाद दूसरी सिटी है शिकागो, वहां पे उनके पैकेजिंग के लिए भेजा जाता है। उसके अराउंड ग्रेट लेक्स रीजन में एक सिटी है विस्कोसिन, जो उसके डेयरी प्रोडक्शन के लिए जानी जाती है। यहाँ पे इतना इंटेंसिवली इस तरह का लाइफ स्टॉक फार्मिंग होता है, इसे फैक्ट्री फार्मिंग भी कहते हैं, राइट, यानी इंटेंसिव यूज ऑफ केमिकल्स जो उनके एंटीबायोटिक्स होते हैं और उनका फीडिंग, न्यूट्रिशियस फीडिंग, इस सब की चीजों की वजह से उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा होता है, राइट। और इसी तरह से यहाँ पे एनिमल ब्रीडिंग होती है, इसे फैक्ट्री फार्मिंग भी कहते हैं। कॉटन बेल्ट रीजन, कॉटन प्लांटेशन सिस्टम है यहाँ पे, ये भी बहुत ही हाईली मैकेनाइज सिस्टम से प्रोड्यूस की जाती है। हाइब्रिड कॉटन वैरायटी, कॉटन यहाँ पे ज्यादातर एक्सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि कॉटन को यानी प्रोसेसिंग या टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज अ वेरी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, और यहाँ पे लेबर की कॉस्ट ज्यादा होने की वजह से जो भी रो कॉटन होता है वो एक्सपोर्ट किया जाता है और फिनिश टेक्सटाइल प्रोडक्शन का यहाँ पे इम्पोर्ट किया जाता है। ज्यादातर बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया से टेक्सटाइल का इम्पोर्ट यूएसए में होता है। व्हीट बेल्ट या प्रेरी रीजन, राइट, यहाँ पे नॉर्थ रीजन में जो व्हीट की वैरायटी होती है वो स्प्रिंग व्हीट होती है, जो सॉफ्ट वैरायटी होती है, यानी कि नॉर्दर्न साइड पे विंटर ज्यादा कूलर होते हैं, तो इसलिए स्प्रिंग सीजन में यहाँ पे व्हीट उगाए जाते हैं। और सदर्न साइड पे क्योंकि व्हीट को फुल टेम्परेचर चाहिए, सदर्न साइड पे ज्यादा वार्म टेम्परेचर है, तो विंटर सीजन में यहाँ पे व्हीट उगाए जाते हैं, राइट। विंटर व्हीट जो होते हैं वो ज्यादा हार्ड होता है, स्प्रिंग व्हीट ज्यादा सॉफ्ट व्हीट होता है। ट्रक फार्मिंग यहाँ पर होती है यूएसए में। ट्रक फार्मिंग यानी कि बड़े से लार्ज मल्टीपल हेक्टेयर्स ऑफ लैंड होता है यहाँ पे, राइट, बहुत ही बड़े मशीनरी से उनका यहाँ पे कल्टीवेशन होता है और एक फार्मर के अंडर में मिलियंस ऑफ टर्न्स का प्रोडक्शन होता है, राइट। तो इसकी वजह से, इतने लार्ज प्रोडक्शन की वजह से उसको ट्रक फार्मिंग भी कहते हैं। पर पर्सन प्रोडक्टिविटी वेरी हाई, राइट, पर अगर मैं लैंड देखूं या पर यूनिट ऑफ लैंड देखूं तो बहुत ही कम प्रोडक्टिविटी है, बहुत ही हाई सब्सिडाइज फार्मिंग, क्योंकि बहुत ही इनपुट इंटेंसिव यहाँ पे फार्मिंग होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा होता है, लेकिन इतना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होता है कि ग्लोबल मार्केट में कॉम्पीट नहीं कर पाते और इसीलिए उनकी गवर्नमेंट बहुत ही हाई लेवल पर उनको सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। मिनरल रिजर्व ऑफ यूएसए, सबसे पहले कोल रिजर्व, यहाँ पे आप देख सकते हैं अपलाचियन रीजन और उसके अलावा सेंट्रल और नीचे सदर्न ऑफ ग्रेट लेक्स रीजन में कोल रिजर्व पाए जाते हैं। वूमिंग स्टेट, यहाँ पे सेंटर आप देख सकते हैं वूमिंग स्टेट, और यहाँ पे पेंसिल्वेनिया स्टेट है जो अपलाचियन माउंटेन्स की नॉर्दर्न साइड पर है। ये दोनों स्टेट कोल प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और पेंसिल्वेनिया स्टेट तो ऐसा है कि यूएसए में सिर्फ यहाँ पे एंथ्रेसाइट कोल मिलता है,
राइट। तो अगर आप कोल्ड रिजर्व याद करना है तो सिर्फ व्यूमिंग और एपलाचियन माउंटेन्स भी याद रखेंगे तो चलेगा। आयरन रिजर्व, उसका मेजर सोर्स मिनेसोटा, यहाँ पे मिनेसोटा, मिशिगन, अलाबामा और उटा रीजन में। लेकिन इतना इनफ रिसोर्स आयरन ओर का यूएसए के पास ज्यादातर इंपोर्ट किया जाता है कनाडा से। कॉपर रिजर्व नेवाडा, उटा, अरिजोना, न्यू मैक्सिको, मोंटाना, इन सारे रीजन में से मिलता है। इंपॉर्टेंट है अरिजोना और उटा रीजन। यूरेनियम रिजर्व इतना इनफ नहीं है, वो भी कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट किया जाता है। लेकिन अगर नाम लेना तो सबसे ज्यादा उसका रिजर्व है व्यूमिंग स्टेट में। पेट्रोलियम रिजर्व, वैसे ज्यादा ट्रेडिशनली यूएसए इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल, लेकिन 2014 से अगर हम देखें तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल एंड गैस बन चुका है, राइट। उसके पास यहाँ पे गल्फ रीजन में पेट्रोलियम रिजर्व है। हमने कहा था एक बेंचमार्क वेस्टर्न टेक्सास इंटरमीडिएट बेंचमार्क, यहाँ पे उसका स्टेट है टेक्सास स्टेट, राइट। यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको के अराउंड में यहाँ पे कुछ रीजन में उसके पास पेट्रोलियम रिजर्व है। इवन गल्फ ऑफ मैक्सिको के अंदर भी ऑयल फील्ड्स है। यहाँ पे कुछ ऑयल फील्ड्स है, बयाओ कोको एंड बिग हिल, बयान माउंट, ये सारे ऑयल फील्ड्स है उसके अलावा पेट्रोलियम रिजर्व में इतना बड़ा प्रोडक्शन होने की वजह है सेल गैस। यूएसए में बड़े पैमाने पे सेल गैस का रिजर्व पाया गया है और उसके साथ साथ उसका प्रोडक्शन भी होने का स्टार्ट हो चुका है। ज्यादा सबसे बड़ा रिजर्व यहाँ पे पेंसिल्वेनिया, वेस्ट वर्जीनिया रीजन देख सकते हैं। उसके बाद नीचे ग्रेट लेक रीजन के अराउंड मिशिगन, व्यूमिंग, कोलोराडो, सारे रीजन में बहुत बड़े सेल गैस के रिजर्व पाए गए, राइट। इंडिया में भी सेल गैस के रिजर्व है, लेकिन सारी कंट्रीज इन सेल गैस के रिजर्व का एक्सप्लोरेशन से हम डर रहे हैं कि उसके प्रोडक्शन के लिए बहुत ही हाई लेवल हमें चाहिए फ्रेश वाटर, राइट। उसको यूज करने के बाद ये फ्रैकिंग प्रोसेस हो सकती है, राइट। और हम ऑलरेडी वाटर स्कैर्सिटी फेस कर रहे हैं, तो हम सेल गैस का इंडिया जो प्रोडक्शन करने से कतरा रहा है। लेकिन यूएसए ने सेल गैस का प्रोडक्शन बहुत ही बड़े पैमाने में स्टार्ट कर दिया। अब इतने बड़े पैमाने पे यूएसए ने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है, राइट। तो उसे क्या क्या इफेक्ट होगी। यूएसए ने आज रशिया को टेक ओवर कर लिया। रशिया वॉज नोन एज लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर और सऊदी अरेबिया था वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर। और इन दोनों को टेक ओवर करके आज यूएसए वर्ल्ड का सबसे लार्ज ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर बन गया। तो उससे क्या इफेक्ट होगी। सबसे पहले तो यूएसए का इंपोर्ट कम हो जाएगा, लाइक जो वेस्टर्न एशियन कंट्रीज या मिडिल ईस्ट कंट्रीज में से उसका जो इंपोर्ट था वो कम हो जाएगा। और उसके इनडायरेक्ट इफेक्ट ये भी होगा कि यूएसए जो उनकी मिडिल ईस्ट कंट्री में जो उनके डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में जो इंटरफियर करता था, राइट, उसके पेट्रोलियम रिजर्व के लिए, तो वो भी शायद उसका कम हो जाए। और उसका एक एग्जाम्पल है यूएस ईरान न्यूक्लियर डील, राइट। नाउ यूएस डू नॉट वांट टू गेट इनटू अननेसेसरीली कॉन्फ्लिक्ट इन दी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, कि वो अब एनर्जी के लिए सेल्फ सफिशिएंट हो चुका है। यूएस के सेनेट में ये बात चली थी कि यूएस इतना बड़ा ऑयल एंड गैस का प्रोडक्शन कर रहा है, लेकिन इस ऑयल एंड गैस का प्रोड्यूस को हम चाइना और इंडिया को एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर यूएसए ने उसके खुद के ऑयल एंड गैस को चाइना और इंडिया को अगर सेंड करना या उनको एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया, तो फिर से यूएसए इंपोर्ट कंट्री के उसके रूप में वापस आ जाएगा, राइट। और इससे अच्छा है कि यूएस के डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो ऑयल एंड गैस का हो रहा है उसकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री में यूज किया जाए, चीपर लेवल पे वो मिलेगा और उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा। अब दोनों के कंबाइन इफेक्ट ये हो रही है कि यूएसए का मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट कम हो चुका है, चाइना में भी स्लो डाउन चल रहा है और इसीलिए ग्लोबल लेवल पे क्रूड ऑयल के जो दाम है वो कम हो गए। और वो इंडिया के लिए अच्छा है क्योंकि हम ज्यादातर एनर्जी कंजप्शन के लिए इंपोर्ट पे डिपेंडेंट रह रहे हैं, राइट। तो अच्छा है कि अगर यूएस हमें एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी वो अगर मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट कम कर रहा है, तो भी अगर वहां पे मिडिल ईस्ट में अगर प्राइसेस कम रह रहे हैं, तो वो भी इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए, इंडिया की इकोनॉमी के लिए ये अच्छी बात है। गल्फ ऑफ मैक्सिको में से क्या क्या रिसोर्सेस मिलते हैं यूएस को। पेट्रोलियम गैस के अलावा सल्फर मिनरल जो बहुत ही रेयर मिनरल है, वो भी यूएसए को गल्फ ऑफ मैक्सिको से मिलता है। इसके अलावा अलास्का भी वेरी रिसोर्स रिच रीजन, यहाँ पे गोल्ड, कॉपर, जिंक और सिल्वर जैसे मिनरल्स यहाँ पे मिलते हैं। यूएसए के इंडस्ट्रियल रीजन्स नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, सारे कोस्टल रीजन के कॉर्नर्स पे उसके बड़ी इंडस्ट्रियल रीजन है और है एक ग्रेट लेक्स के सराउंडिंग रीजन। सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट की शुरुआत करते हैं, ओरेगॉन एंड वॉशिंगटन स्टेट। सियाटल सिटी जो है वो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग और एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए जानी जाती है। ओरेगॉन स्टेट पूरा स्टेट लंबरिंग इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, उसकी इंपॉर्टेंट सिटी यूजन। सलेम सिटी फूड प्रोसेसिंग हब है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। कैलिफोर्निया स्टेट हम जानते हैं
राइट। कैलिफोर्निया स्टेट पूरा मेडिटेरियन रीजन में। ये सैन फ्रांसिस्को यहाँ पे इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ फाइनेंस और सर्विस के लिए जानी जाती है, राइट। वॉल स्ट्रीट ऑफ द वेस्ट के नाम से जाना जाता है। सैन डियागो सबमरीन एंड शिप बिल्डिंग के यहाँ पे इंडस्ट्री है, यानी सबमरीन मैन्युफैक्चरिंग का इंडस्ट्री यहाँ पे। लॉस एंजलिस हम जानते हैं हॉलीवुड एंटरटेनमेंट एंड एरोस्पेस इंडस्ट्री और वन ऑफ द मेजर पोर्ट है यूएसए का लॉस एंजलिस। साउथ एंड साउथ ईस्ट रीजन की बात करें यानी कि गल्फ ऑफ मैक्सिको के अराउंड 2 सिटी पहले मैं देखूंगी, न्यू ऑर्लियंस और एटलांटा। एटलांटा ऑटोमोबाइल और ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक का हब है। ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक के रिलेटेड बहुत सारी कंपनी का हेडक्वार्टर एटलांटा में। इवन कोकोला ड्रिंक उसका भी हेडक्वार्टर एटलांटा में। न्यू ऑर्लियंस पोर्ट है यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको के अराउंड, जो भी ऑयल फील्ड्स है, राइट, उसकी रिफाइनरीज भी न्यू ऑर्लियंस में लोकेटेड है। और 3 सिटीज के बारे में चलते हैं गल्फ रीजन में। डलास इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स डिफेंस एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए जानी जाती है, डलास इन टेक्सास। बॉटन रॉक ऑफ लुइसियाना पेट्रोलियम रिजर्व यहाँ से पाया जाता है। ह्यूस्टन सिटी पेट्रोलियम केमिकल्स, सिंथेटिक रबर, फर्टिलाइजर्स, इस तरह की केमिकल इंडस्ट्रीज यहाँ पे लोकेटेड है। इवन ऑयल फील्ड यानी एक्सप्लोरेशन करने के लिए, एक्सट्रैक्शन करने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, उस इंस्ट्रूमेंट की मैन्युफैक्चरिंग भी ह्यूस्टन रीजन में होती है। अब चलते हैं सबसे इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन ऑफ यूएसए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। यूएसए का ये लैंड की वजह से 5% ऑफ लैंड है, लेकिन उसकी पॉपुलेशन 25% ऑफ यूएस की पॉपुलेशन इस रीजन में रहती है। बॉस्टन से लेके नीचे न्यूयॉर्क या वॉशिंगटन तक ये रीजन लोकेटेड है। बहुत ही बड़ा ये मेगालोपोलिस यानी अर्बन एग्लोमरेशन है। यहाँ पे रीजन की बात करें तो यहाँ तक इस केंटकी से ऊपर यहाँ तक अपलाचियन माउंटेन्स आती है और उसके बाद यहाँ पे फॉल्ट लाइन, यानी कि यहाँ पे जो रिवर्स होती है वो एकदम से फॉल्ट में गिरती है, रैपिड्स है, राइट, स्ट्रीम्स है, और उसकी वजह से इस रीजन में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही अच्छी अमाउंट में पैदा होती है। और ये बहुत ही नैरो लैंड है क्योंकि यहाँ तक अपलाचियन माउंटेन आती है और इसकी ईस्टर्न साइड बहुत ही नैरो लैंड है, इसलिए एग्रीकल्चर पहले से यहाँ पे डेवलप नहीं हुआ है, राइट। यूरोपियन कंट्रीज में से जो इंग्लिश यानी कि यूके से जो लोग आए उन्होंने यहाँ पे अपनी कॉलोनीज बनाई थी ईस्टर्न रीजन में से, न्यू इंग्लैंड स्टेट्स भी कहते हैं। बॉस्टन, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, फिलाडेल्फिया, बाल्टीमोर और वॉशिंगटन सिटी। बॉस्टन सिटी इज नोन फॉर इट्स एजुकेशन, बॉस्टन यूनिवर्सिटीज के लिए जाना जाता है। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी। अब न्यूयॉर्क इतना बड़ा सिटी है कि मैं किसी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए उसको डिफाइन नहीं कर सकती, राइट, बट बिगेस्ट पोर्ट ऑफ यूएसए, बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ यूएसए इज इन न्यूयॉर्क। फिलाडेल्फिया एजुकेशन, ऑयल रिफाइनरी, फूड प्रोसेसिंग के लिए जाना जाता है। बाल्टीमोर शिप इंडस्ट्री एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। अब हम चलते ग्रेट लेक्स रीजन की कैनेडियन सिटी, जो मैं कैनेडा आएगा तब कराऊंगी, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे हैमिल्टन, टोरंटो, किंगस्टन, मॉन्ट्रियल और क्यूबेक, ये सारी ग्रेट लेक्स रीजन की सिटीज है, कनाडा की इंडस्ट्रियलाइज्ड सिटीज है यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे यूएस की साइड पे अगर मैं सिटीज देखूं तो यहाँ से स्टार्ट हुई लेक सुपीरियर से डुलुथ सिटी। डुलुथ सिटी अपने स्टील प्रोडक्शन के लिए जाने जाती है क्योंकि यहाँ पे लोकेटेड है सराउंडिंग रीजन में मेसाबी रेंज, जो आयरन ओर के रिजर्व के लिए जानी जाती है। तो डुलुथ सिटी इज नोन फॉर इट्स स्टील इंडस्ट्री। मिल्वॉकी स्टेट पहले बताया मीट इंडस्ट्री के लिए जानी जाती है, डेयरी एंड मीट इंडस्ट्री। शिकागो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। यूएसए की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की शुरुआत डेट्रॉइट में से हुई थी। आज भी इसका हेडक्वार्टर जनरल मोटर्स यानी शेवरोले, फोर्ड, ये ब्रांड्स इसकी है, जनरल मोटर्स, उसका हेडक्वार्टर है डेट्रॉइट। इसके अलावा टोलेडो भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। क्लेवलैंड टेक्सटाइल, स्टील एंड केमिकल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। बफेलो सिटी केमिकल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। यूएसए की साइड पे ये सारे इंडस्ट्रियल सिटी, कनाडा की साइड की हैमिल्टन, टोरंटो, किंगस्टन, मॉन्ट्रियल, ये मैं जब कनाडा कराऊंगी तब हम उसके बारे में देखेंगे। लेकिन आप इतना ध्यान रखें कि किस तरह से ये ग्रेट लेक्स रीजन, बड़ी बड़ी सिटी, इंडस्ट्रियलाइज्ड सिटीज के लिए ये इंपॉर्टेंट रीजन है और ये पूरे लेक्स नेविगेबल लेक्स हैं, यानी डुलुथ से लेके अटलांटिक ओशन तक पूरे जो लेक्स हैं वो नेविगेबल है। तो यहाँ पे हम यूएसए कंप्लीट कर रहे हैं और हम ले रहे हैं 5 मिनट्स का ब्रेक। नॉर्थ अमेरिका में हमने यूएसए देख लिया, अब देखते हैं कनाडा। कनाडा के सबसे पहले हम पॉलिटिकली अगर हम देखें तो स्ट्रेट बॉर्डर से उसके सारे स्टेट्स जो है वो डिमार्केटेड है। ऊपर से स्टार्ट करें यूकॉन टेरिटरी, उसके बाद है नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी, नैनाउट, और उसके नीचे अगर देखें कोलंबिया, अल्बर्टा, सास्केचुआन एंड मैनिटोबा, उसके बाद है ओंटारियो, क्यूबेक और ऊपर है न्यूफाउंडलैंड।
उसके बाद नीचे न्यू ब्रुंसविक एंड है नोवा स्कॉटिया। ये सारे स्टेट्स है कनाडा के। फिजिकल ज्योग्राफी में देखें तो काफी सारा जो है यूएसए के एक्सटेंशन में, राइट, रॉकीज माउंटेन्स का एक्सटेंशन, या फिर अलास्का की यहाँ पे अलास्कन रेंज यहाँ से पास होती है, राइट, जिसे कहते हैं रॉकीज या कैनेडियन रॉकीज कहते हैं, जिससे पोस्ट रेंज और कैनेडियन रॉकीज यहाँ पर लोकेटेड है। उसके बाद हडसन बे के अराउंड सारा रीजन है उसे कैनेडियन शील्ड कहते हैं, जैसे मैंने बताया शील्ड क्रेटोनिक रीजन। उसके बाद यहाँ पे लॉरेंशियल प्लेट्यू और ऊपर है लेब्राडोर प्लेट्यू, न्यू ब्रुंसविक और उसके बाद नोवा स्कॉटिया आइलैंड है, न्यू फाउंडलैंड का भी सेंट जॉन आइलैंड है यहाँ पे। ऊपर यहाँ पे एक बहुत बड़ा आइलैंड है बैफिन आइलैंड। हडसन बे के अंदर एक छोटी सी वाटर बॉडी से कहते हैं जेम्स बे, राइट। दिस इज द बेसिक फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ कैनेडा। कैनेडियन शील्ड ये आप देख सकते हैं, बहुत ही बड़ा ज्योग्राफिकल फीचर है कनाडा का। शील्ड रीजन मैंने बताया बहुत ही स्टेबल रीजन होता है। यहाँ पे अर्थक्वेक, वॉल्केनिज्म, ये सारे नेचर हजार्ड के जो पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होती है। इकोनॉमी के लिए कनाडा के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, गोल्ड, सिल्वर, कोबाल्ट, जिंक, कॉपर, आयरन ओर, ये सारे रिसोर्सेज इस शील्ड के अराउंड, इस शील्ड में से कनाडा को मिलते हैं। ये रीजन आप देख सकते हैं पूरे नॉर्थ कनाडा का रीजन टैगा रीजन, टैगा रीजन में कॉनिफरस फॉरेस्ट होते हैं, सॉफ्टवुड फॉरेस्ट इन प्योर स्ट्रैंड, तो इसीलिए लिम्बरिंग इंडस्ट्री के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर मोस्टली सारी रिवर्स जो है वो बहुत ही छोटी स्विफ्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, और इसकी वजह से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी पूरा शील्ड रीजन जो है वो जाना जाता है। सॉफ्टवुड ट्रीज, लुम्बरिंग के अलावा पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड जो हमने यूरोपियन कंट्रीज देखे, उसके साथ साथ कनाडा, सारी कंट्रीज अपने पेपर इंडस्ट्री के लिए जानी जाती है। लॉरेंशियन प्लेट्यू, यहाँ पे आप देख सकते हैं हडसन बे के ईस्टर्न साइड पे लॉरेंशियन प्लेट्यू है, और इसी प्लेट्यू की वजह से हमारा क्लाइमेटिक टाइप लॉरेंशियन टाइप क्लाइमेट इसी प्लेट्यू के नाम की वजह से बना है, यानी इस रीजन में जो क्लाइमेट टाइप है सब लॉरेंशियन टाइप क्लाइमेट। हेवीली फॉरेस्टेड रीजन है यहाँ पे, बहुत ही स्विफ्ट फ्लोइंग न्यूमरस स्ट्रीम्स है यहाँ पे, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, फॉरेस्ट में से सॉफ्टवुड, लिम्बरिंग इंडस्ट्री, पेपर पल्प इंडस्ट्री के लिए ये फेमस है। उसकी रिवर्स के बारे में अगर देखें, बहुत ही छोटे छोटे रिवर्स है कनाडा में। ऊपर से देखिए रिवर एक इंपॉर्टेंट है मैकेंजी, हडसन बे में जाने वाली 2 रिवर चर्चिल और नेल्सन, और एक हमने रिवर देखी ग्रेट लेक्स में से निकलने वाली सेंट लॉरेंस रिवर। ये तीनों रिवर मैकेंजी, चर्चिल और नेल्सन का इकोनॉमिक से रिलेटेड ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंट है सिर्फ इस रिवर सेंट लॉरेंस का। कुछ लेक्स इंपॉर्टेंट है जो हमें एटलस के लिए जानने जरूरी है। नॉर्दर्न साइड से अगर स्टार्ट करें तो यहाँ पे एक लेक है ग्रेट बियर लेक, उसके बाद है लेक स्लेव, उसके बाद यहाँ पे 2 लेक से पैरेलली लेक विनिपेगोसिस और लेक विनिपेग। यहाँ पे विनिपेग स्टेट है और यहाँ पे लेक है लेक विनिपेग। क्लाइमेटिक रीजन्स को अगर मैं डिवाइड करूं तो यहाँ पे ब्रिटिश क्लाइमेट जो नीचे वॉशिंगटन और ओरेगन स्टेट में था यूएसए का, उसका एक्सटेंशन आता है यहाँ पे ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट, राइट। यहाँ पे जो स्टेट है कनाडा का ब्रिटिश कोलंबिया स्टेट है, और यहाँ पे टाइप है ब्रिटिश टाइप। उसके बाद ये रॉकीज माउंटेन का माउंटेनियस स्टेज, पेरी यूएसए की पेरी का यहाँ पे भी एक्सटेंशन है, उसके 3 स्टेट्स तक यहाँ पे प्रेरी एक्सटेंडेड है, राइट। और उसके बाद यहाँ पे लॉरेंशियल प्लेटो के अराउंड क्लाइमेटिक टाइप है लॉरेंशियल टाइप क्लाइमेट। उसके बाद पूरा नॉर्दर्न कनाडा इज टाइगर टाइप क्लाइमेट, और उसके ऊपर तो टुंड्रा टाइप क्लाइमेट। एग्रीकल्चर इसी तरह से डेवलप होगा। ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट में यहाँ पे ब्रिटिश कोलंबिया में हॉर्टिकल्चर एंड डेयरी के लिए फेमस। ये 3 स्टेट प्रेरी रीजन में आते हैं, अल्बर्टा, सास्कचुवन एंड मैनिटोबा, और इसीलिए व्हीट कल्टीवेशन इंपॉर्टेंट है, कैटल रेयरिंग इंपॉर्टेंट है, तो साथ साथ यहाँ पे ऑयल सीड भी उगाए जाते हैं। ऑन्टारियो उसके ग्रेन और ऑयल सीड एंड डेयरी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यूबेक यहाँ पे हॉग्स यानी कि पिग्स का रेयरिंग एंड डेयरी के लिए इंपॉर्टेंट है। हॉर्टिकल्चर और डेयरी, उसके अलावा न्यू फाउंडलैंड, न्यू स्कॉटिया में हॉर्टिकल्चर एंड डेयरी इंपॉर्टेंट। नोवा स्कॉटिया इज नोन फॉर इज फ्रूट प्लांटेशन। ऊपर के रीजन टाइगर टुंड्रा रीजन है, इससे ज्यादा एग्रीकल्चर यहाँ पर होता नहीं, पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत ही ज्यादा कम है, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर होता है वो ग्रीन हाउस कल्टिवेशन से किया जाता है। इंपॉर्टेंट एक्टिविटी कनाडा की लिम्बरिंग, जो उसके ब्रिटिश कोलंबिया स्टेट और उसके क्यूबेक स्टेट में होती है। ब्रिटिश कोलंबिया स्टेट, यहाँ पे उसका इंपॉर्टेंट सिटी है वैनकूवर सिटी, जो वैनकूवर आइलैंड के पास में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉनिफरस ट्रीज है, राइट। मैंने ये पूरी सिस्टम आपको पहले भी समझाई है, राइट। यहाँ पे हाईलैंड यानी माउंटेनस रीजन में कॉनिफरस फॉरेस्ट होते हैं, राइट। और इन कॉनिफरस फॉरेस्ट को वहां पे उनकी एज के हिसाब से टैग्स लगाए जाते हैं, और फिर उनकी हर एक ट्री की स्पीसीज की उनकी एज के अनुसार उसका कटिंग किया जाता है, सिस्टमेटिक कटिंग होता है, राइट। और जितना कटिंग होता है उनका फिर से उनका प्लांटेशन भी होता है।
विंटर सीजन में ये कटिंग की जाती है, जिसे लिम्बेरिंग कहते हैं, और इसे लिम्बेरिंग करने वाले को लिम्बेरिंग जैक्स कहते हैं। लिम्बेरिंग जैक्स उन कटिंग करने के बाद उनको फ्रोजन रिवर पे रख देते हैं। विंटर सीजन में सारी स्ट्रीम्स जो फ्रोजन हो जाती है वहां पे वुड के लॉक्स रख दिए जाते हैं। फिर जब समर सीजन में ये स्ट्रिंग मेल्ट हो जाती है, पानी बन जाती है, तब सारे वुड लॉक्स इस तरह से फ्लोट करते हुए नीचे आ जाते हैं और उसके स्ट्रीम्स के कोस्टल रीजन में लोकेटेड होते हैं वुड की कटिंग इंडस्ट्रीज, राइट, पेपर इंडस्ट्रीज, और वहां पे ये वुड लॉक्स अपने आप वहां पे फैक्ट्री तक पहुंच जाते हैं। तो इस पूरे सिस्टम से कनाडा में लिम्बरिंग इंडस्ट्री होती है। 2 टाइप्स की ट्री है। ब्रिटिश कॉलोनी में सॉफ्टवुड ट्रीज पाए जाते हैं और ओंटारियो क्यूबेक स्टेट में हार्डवुड डेसिड्यूस ट्रीज पाए जाते हैं। सभी ट्रीज में से वुड चिप्स, वीनियर, प्लाईवुड, वुड पैलेट्स, इस तरह के प्रोडक्ट्स वहां पे बनाए जाते हैं। प्रिंसिपल स्पीसीज अगर मैं देखूं, सॉफ्टवुड में स्पर्स, पाइन, हेमलॉक, केदार एंड डगलस फर, और हार्डवुड में आस्पेन एंड पोपलर। ये फोटो मेरे पर्सनल कलेक्शन में से है और ये वैंकूवर सिटी का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही बड़े कॉनिफरस ट्रीज हैं और उसके ऊपर से ब्रिजेस बनाए गए हैं, राइट। आप इससे आपको अंदाजा लगेगा कि कितने टॉल और कितने स्ट्रॉन्ग ट्रीज है। आप यहाँ पे ह्यूमन के साइज से आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि हाउ ह्यूज दे आर। वहां पे इस तरीके के वुड्स के टाइप्स आप देख सकते हैं, ग्रेट सेडार, डगलस फर, और यहाँ पे उनकी इस तरह से एज वो लोग फाइंड करते हैं। हर एक ट्री की अपनी हाइट और उसके विड्थ के हिसाब से एज वहां पे तय की जाती है और उसी हिसाब से हर एक स्पीसी की अपनी अपनी अलग अलग एज के हिसाब से वहां पे कटिंग की जाती है उनकी। यूरेनियम रिजर्व ऑफ कनाडा। कनाडा इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजर्व फॉर यूरेनियम। वर्ल्ड का 22% ऑफ यूरेनियम कनाडा के पास है। उसके सबसे इंपॉर्टेंट रिजर्व है मैक आर्थर रिवर। उसके बाद आप याद रख सकते हैं स्टिगार लेक, मैकक्लीन लेक, रैबिट लेक। ये सारे रीजन या स्टेट याद रख सकते हैं। सास्कचुआन स्टेट बिगेस्ट सोर्स ऑफ यूरेनियम। निकल, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ निकल। वॉइस सी बे, यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट माइन है निकल की कनाडा में। शेल गैस भी है कनाडा में। यूएसए का यहाँ पे हम देख सकते हैं शेल गैस का यहाँ पे रिजर्व का एक्सटेंशन है। ज्यादातर यहाँ पे ब्रिटिश कोलंबिया से लेकर अल्बर्टा, सास्कचुआन, मैनिटोबा तक ये बहुत बड़ा रिजर्व है। उसके बाद ग्रेट लेक्स रीजन के अराउंड, न्यू ब्रुसविल्स, क्यूबेक के अराउंड भी रिजर्व है। लेकिन जैसे मैं पहले बताया, यूएसए में जिस बड़े पैमाने पे सेल गैस का प्रोडक्शन होता है, कनाडा में सेल गैस का इतने बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन नहीं होता है। ग्रेट लेक्स रीजन ऑफ कनाडा, उसका इंडस्ट्रियल रीजन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लेक ओंटारियो से अगर मैं स्टार्ट करूं, हैमिल्टन, टोरंटो, किंगस्टन, मॉन्ट्रियल और क्यूबेक। हैमिल्टन अपने आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। टोरंटो फाइनेंशियल कैपिटल है कनाडा का, यानी जैसे इंडिया के लिए मुंबई है वैसे फाइनेंशियल कैपिटल, बैंकिंग, इंश्योरेंस कंपनीज। किंगस्टन अपने एजुकेशन सर्विसेज के लिए जाना जाता है। मॉन्ट्रियल एरोस्पेस और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। बॉम्बार्डियर कंपनी हम जानते हैं एयरक्राफ्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द लीडिंग कंपनी बॉम्बार्डियर, उसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल में। और क्यूबेक रीजन, वहां पे लिमरिक इंडस्ट्री फेमस है और इसलिए पेपर एंड वुड इंडस्ट्री फेमस है और ये आउटलेट है अटलांटिक ओशन का, इसलिए क्यूबेक इज वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट फॉर कनाडा। ग्रेट लेक्स रीजन के अराउंड भी कुछ छोटी छोटी इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं कनाडा के, वो हम देखेंगे, जैसे कि एडमंटन, कैलगरी, वैंकूवर, रेजिना एंड विनिपेग। वैंकूवर सिटी कनाडा का लार्जेस्ट पोर्ट है, राइट, पैसिफिक ओशन के पास में। वहां पे ल्यूमेरिक और वुडन इंडस्ट्री फेमस है। कैलगरी में ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री फेमस है। एडमंटन में भी ऑयल एंड गैस रिजर्व है और इसके बेस पे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी है। रेजिना में भी ऑयल एंड गैस रिजर्व है, उसके अलावा भी पोटास, कैओलिन, इन सब की माइंस यहाँ पे पाई जाती है। विनिपेग अपने एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे हम नॉर्थ अमेरिका का पोर्शंस भी कंप्लीट कर रहे हैं और अब लास्ट पोर्शन हम देखते हैं